नमस्कार, मेरा नाम सविता प्रधान है। जैसे कि मैंने पहले एपिसोड में प्रीलिम्स की जर्नी आपके साथ में शेयर करी कि मेरी लाइफ में क्या-क्या स्ट्रगल थे। स्ट्रगल केवल फाइनेंशियली नहीं था, सोशली भी था, मेंटली भी था, फिजिकली भी था, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी थी। सब तरफ अभाव ही अभाव था, परेशानी ही परेशानी थी। लेकिन जो भी कहें, मेरी मेहनत का परसेंटेज अब मैं फिर भी कम दूँगी, लेकिन अपनी जितनी मेरी समझ थी, जितना मुझसे हो सकता था, उससे कहीं ज़्यादा ही मैंने मेहनत करी थी और ईश्वर का आशीर्वाद नो डाउट मेरे साथ था। तो मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में प्रीलिम्स में सिलेक्शन हो गया उन परिस्थितियों में। उन परिस्थितियों को जानने के लिए अगर आपने मेरा प्रीलिम्स वाला एपिसोड नहीं देखा है तो आप देख लेंगे, तो मेरी आगे की जर्नी आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ में आएगी। तो मैं शुरू करती हूँ मेंस के लिए। तो जैसे ही मेरा प्रीलिम्स में सिलेक्शन हुआ, तो मेंस मेरे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था। क्योंकि देखिए, मुझे लिखने की प्रीलिम्स में तो लिखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं थी, सिर्फ़ मैंने पढ़ाई करी थी, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने थे प्रीलिम्स में। तो मैंने लिखने पे कोई फ़ोकस नहीं किया था और लिखने की ज़रूरत भी नहीं थी। कई लोग ऐसे होते हैं कि शुरू से तैयारी करते हैं, 1 साल, डेढ़ साल पहले से, तो मेंस की भी तैयारी करते हैं, राइटिंग वर्क भी करते हैं। साथ-साथ वो कॉलेज जा रहे होते हैं, तो ऐसी उनकी लिखने की आदत होती है। सॉरी। मेरे साथ में एक प्रॉब्लम ये थी कि मैं कॉलेज गई नहीं। 12th के बाद से मैं कभी कॉलेज नहीं गई, प्राइवेट मैंने बीए किया, प्राइवेट मैंने एमए किया। तो मुझे लिखना कब होता था? जब मैं एग्ज़ाम देने जाती थी। साल भर तो मैं घर के काम करती थी, कोई लिखाई पढ़ाई होती नहीं थी, तो मेरी राइटिंग स्किल बिल्कुल नहीं थी। और मेंस में ये बहुत बड़ा चैलेंज कहूँगी मैं इसको, कि अगर आपकी राइटिंग स्किल अच्छी नहीं है, आप कितना भी अच्छा पढ़ते हैं, कितने भी अच्छे नॉलेज है आपके पास में, अगर आपके पास में राइटिंग स्किल नहीं है, तो आप मेंस क्वालीफाई किसी भी हालत में नहीं कर सकते, और ये मुझे पता था। जैसी मेंस की डेट आई, तो मैंने सीरियसली मेंस को लिया। सीरियसली तो मैं पहले से थी, लेकिन मैं राइटिंग वर्क को लेके सीरियस हुई कि यार, अब कुछ भी हो, मुझे अपनी राइटिंग स्किल भी डेवलप करना है। मैं पढ़ती भी जाऊँगी और लिखना भी चालू करूँगी। मैंने कोई नोट्स नहीं खरीदे थे, आप यकीन मानिए। मैंने मेंस में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, सोशियोलॉजी और जीएस का जो सबके लिए पेपर होता है हिंदी इंग्लिश, वो तो था ही सही, पर मैंने ऑप्शन जो था वो पब्लिक एड सोशियोलॉजी लिया था। तो मैंने अपने नोट्स सारे खुद बनाए थे। अब वो समस्या कहाँ आई कि मैंने आपको पहले एपिसोड में बताया कि मैं अपने रिलेटिव्स के घर में रहती थी, अपने 2 बच्चों के साथ में। उनका भी घर बहुत छोटा था, और उस समय क्या हुआ कि जो रिलेटिव मेरे साथ में एग्ज़ाम दे रहे थे, उनका प्रीलिम्स में नहीं हो पाया, तो कहीं न कहीं वो थोड़ा-सा नेगेटिव ज़ोन में चले गए थे। और मुझे भी लग रहा था कि मैं कहीं न कहीं उनके ऊपर बर्डन बन रही हूँ, 2 बच्चों के साथ में रह रही हूँ। वो भी बहुत आर्थिक रूप से सक्षम नहीं थे, वो भी खुद अपना किसी तरह चला रहे थे। तो मैंने सोचा कि अब मैं अलग रहती हूँ। मैंने पहले एपिसोड में आपको बताया, मेरा भाई जो है वो मलाजखंड में एक ताम्र परियोजना है, माइंस है, तांबे की खदान है, वहाँ पे 2000 रुपए महीने की नौकरी कर रहा था, और वो सारे 2000 रुपए मुझे भेज देता था। और मैंने पहले एपिसोड में मंजीत भैया के बारे में भी आपको बताया कि मुझे किताबें भी देते थे, और थोड़ी बहुत जब भी वो आते मेरी हेल्प भी कर देते थे। तो मेरे पापा ने भी बोला कि थोड़ा मेरा प्रीलिम्स में सिलेक्शन हो गया, तो घर वाले भी थोड़ा पीएससी के बारे में जानने लग गए। मैंने भी बताया कि इसमें सिलेक्शन हो जाता तो ये जॉब मिल जाती है, ऐसी सैलरी मिलती है, ऐसा पावर होता है, ऐसा पोजीशन होता है। थोड़ा-थोड़ा मेरे घर वाले भी जानने लगे थे। फिर हम लोगों ने भोपाल में रचना नगर में 1 बीएचके का एक फ्लैट लिया, जिसमें मैं, मेरी माँ और मेरे दोनों बच्चे रहने लगे। जब हम फ्लैट ले में गए वहाँ पे, तो हमारे पास कुछ सामान ही नहीं था। ना किचन का सामान था, एक झाड़ू भी नहीं थी हमारे पास। वो एक गद्दा था मेरे पास में, जिसको मैं आड़ा बिछा के सोती थी, क्योंकि मेरी माँ भी थी तो हमको 2 गद्दे की ज़रूरत थी। तो मेरे पिताजी गाँव से कुछ बिस्तर लेके आए, और उसी समय मेरा एक भाई और है जो कि उस समय पटवारी था, हरीश, उसको भी मैं थैंक यू बोलूँगी। उसने मुझे 5000 रुपए दिए, उसकी नौकरी लग गई थी तब। तो उस 5000 में से हमने 2000 रुपए का कुछ किराना का सामान, थोड़ा बहुत किचन का, जो जैसे तवा है, 1-2 बर्तन है, थाली है, बिल्कुल लिमिटेड, जो बिल्कुल हमको ज़रूरत थी। 2 गिलास, 2 थाली, 1 कढ़ाई, 2 गंजी, इस तरह से हमने बहुत लिमिटेड सामान खरीदा। झाड़ू खरीद के लेके आया मेरा भाई उस दिन, और फिर मैंने वहीं पे पढ़ाई करना शुरू करी। अब मुझे नहीं पता था कि मेरे पास में अभी चैलेंजेस सिर्फ पीएससी नहीं है, और भी बहुत सारे चैलेंजेस अभी आने वाले हैं। पता नहीं भगवान मेरी कितनी परीक्षा लेना चाह रहे थे। हालाँकि मैं आज उस परीक्षाओं के लिए भगवान को धन्यवाद देती हूँ, मुझे लाइफ से कोई शिकायत नहीं है। पर उस समय मुझे एक समस्या खत्म नहीं होती थी, दूसरी आ जाती थी, दूसरी खत्म नहीं होती, तीसरी आ जाती थी। सामाजिक रूप से मैं लड़ ही रही थी, क्योंकि मैं अकेले रह रही थी 2 बच्चों के साथ में। अब मेरे पिताजी और भाई तो चले गए हमारे लिए थोड़ा-सा सामान और राशन वगैरह ला कर के, और मंजूत भैया आए थे, तो उन्होंने किताबें भी मुझे दे दी थी, और प्रीलिम्स की भी कुछ किताबें मेरे पास में थी, जो मेंस में भी काम आती। मैंने पढ़ाई करना शुरू की, और स्पेशली मैंने राइटिंग वर्क करना शुरू किया। दिन में कम से कम मैं 4 से 5 घंटे तो लिखती ही लिखती थी। मैं मिनिमम, आप सोचो कि 14 घंटे तो पढ़ लेती थी, कभी-कभी 16 घंटे भी हो जाते थे। तो उसमें से 50% टाइम मेरा राइटिंग वर्क में ही जाता था। मैंने पब्लिक एड के भी नोट्स बनाए, सोशियोलॉजी के भी नोट्स बनाए, और जीएस की भी जो मुझे समझ में आए मैं पढ़ती भी थी और नोट्स भी बनाती थी, क्योंकि मुझे अपनी राइटिंग स्किल भी डेवलप करनी थी।
अब 1 महीने के बाद में स्थिति ये हुई कि राशन भी खत्म हो गया, बच्चे की तबीयत भी खराब हो गई। अब हमारे पास बिल्कुल पैसा नहीं, फ़ोन-वोन तो था नहीं हमारे पास उस समय। तो हम क्या करें? तो मेरी मम्मी एक मंगलसूत्र पहनी थी, उसमें सोने के छोटे-छोटे पत्ती डले हुए थे 3-4। तो मेरी माँ ने कहा ऐसा कर तू इसको बेच के आ जा, तो अपन राशन-वाशन ले आते हैं। अब मन तो बहुत दुखी हुआ, फिर मैंने मन में सोचा यार मैं कुछ बन जाऊँगी तो अपनी माँ के लिए कुछ करूँगी। तो मैं वो लेके 2-3 सोनारों की दुकान में गई, तो उस समय मैं बहुत दुबली-पतली और थोड़ी बीमार सी दिखती थी, अजीब-सी लगती थी। तो दुकानदारों ने सोचा शायद मैं चोरी करके लाई हूँ या कहीं से क्या करके लाई हूँ, तो मुझसे लेने से मना कर दिया। फिर एक भैया थे वहीं पे और एक परिचित, हमने उनको वो दिया कि भैया आप इसको बेच के हमको पैसे दे दीजिए, हमारे घर में राशन-वाशन कुछ नहीं खरीदना है, बच्चों की भी तबीयत खराब है। उन्होंने हम बेचने के हमसे ₹500 ले लिए। 26-2700 में उस समय वो बिका था, मेरी मम्मी का मंगलसूत्र, और उन्होंने बेचने के हमसे ₹500 ले लिए। पर अब क्या करते, मुझसे तो कोई खरीद नहीं रहा था। तो हमने फिर वहाँ से फिर घर का राशन लिया और कुछ पैसे हमने बचाए और फिर से मैंने अपना पढ़ना-लिखना चालू किया। इतने स्ट्रगल में भी मैं फ़ोकस थी अपनी पढ़ाई को लेकर के कि चाहे खाने ना मिले, कुछ भी हो जाए। बस हाँ, बच्चे अगर बीमार हो जाते, परेशान होते तो मैं विचलित हो जाती थी। मेरी माँ ने भी मेरा बहुत साथ दिया। अब यहाँ से मेरे हेल्थ इश्यूज़ स्टार्ट हो गए। मुझे सिर दर्द होने लग गया। इतना सिर दर्द होने लग गया, फिर मैंने सोचा 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गया, कभी तो ठीक हो गया। अब वो सिर दर्द होते-होते मतलब ऐसी स्थिति हो गई कि आप सोचो, मैं पढ़ने का मेरे में इतना जुनून था कि मेरे आधे घंटे के लिए तो मेरा सिर दर्द ठीक हो गया कि मैं 6-6, 7-7 एनाल्जेसिक 24 घंटे में खा लेती थी। ब्रूफेन है, पैरासिटामॉल है, क्योंकि मेरी इतनी हैसियत नहीं थी कि मैं जाके प्रॉपर इलाज कराऊँ, अपना सिर दर्द का दिखाऊँ। लेकिन जब 1.5 महीने में बहुत स्थिति खराब हो गई, तो मेरे पिताजी ने कहीं से पैसे का इंतज़ाम किया और फिर मेरा एमआरआई हुआ। तो उस समय मुझे बताया गया कि अब मुझे अच्छे से याद भी नहीं है कि मेरे ब्रेन में फ्लूइड का लेवल कम हो गया, कोई लिक्विड होता है उसका लेवल कम हो गया है, तो मेरी मेमोरी भी लॉस होने लग गई। मतलब ऐसी स्थिति हो गई कि मैं किसी आदमी को देखती थी तो 2-3 दिन बाद उसको पहचान नहीं पाती थी। पढ़ने में मुझे दिक्कत आने लग गई। 3 डिजिट के नंबर भी अगर आगे-पीछे कर देते थे तो मैं सही से उसको नहीं बता पाती थी। फिर मैंने अपने आप में संकल्प किया कि मैंने कहा यार, 1 बार में याद नहीं होगा, 2 बार में नहीं, 100 बार में तो याद होगा। मैं कम पढ़ूँगी लेकिन जितना पढ़ूँगी वो बिल्कुल सॉलिड पढ़ूँगी। और मैं फिर और ज़्यादा मेहनत करने लगी। मतलब लिख-लिख के 16 साल में मेरी उँगली का गठान गया, मेरी इतना बड़ा गठान मेरी उँगली में हो गया था, इतना राइटिंग वर्क करती थी। मेरा हीमोग्लोबिन भी कम हो गया, मेरा 7% हीमोग्लोबिन हो गया मेंस के आते-आते। और सिर दर्द तो मैं मतलब भगवान से प्रार्थना करती थी, भगवान एक दिन मुझे ऐसा दे दो कि जिस दिन मेरा सिर दर्द नहीं करे। इतना परेशान हो गई, इतना परेशान हो गई, मेरा वेट भी गिर कर के उस समय आई थिंक 44 या 43 केजी हो गया था मेरा वेट, और मुझे पता नहीं था मेरा हीमोग्लोबिन भी डाउन हो गया था। मैं तो इतनी पागल थी पढ़ाई के पीछे कि भाई इतने सारे लोग मेरे पीछे स्ट्रगल कर रहे थे, मेरी माँ कर रही थी, मेरा भाई कर रहा था, मेरे पिताजी से भी जो सहयोग बन पा रहा था वो उस समय कर रहे थे। गाँव से राशन भेजना, बिस्तर भेजना, जो भी उनकी हैसियत थी वो मेरे लिए कर रहे थे वो। अब मेंस देने की बात आई, सुबह मेंस के पेपर दिन में 2 होते हैं, एक ही सब्जेक्ट के 2 पेपर एक ही दिन में हो जाते हैं। ठंड का टाइम था, नवंबर-दिसंबर का महीना। मेंस देने के लिए मैं गई ऑटो में, क्योंकि सुबह-सुबह तो बस चलती नहीं थी उस समय भोपाल में अर्ली मॉर्निंग, या चलती भी तो मुझे टाइम से नहीं पहुँचा पाती, तो मैं ऑटो लेके गई। मैंने पहले से उसकी व्यवस्था कर रखी थी कि मुझे इतने दिन एग्ज़ाम देने जाना है, तो इतने दिन ऑटो का पैसा मुझे लगेगा। बीमार बहुत भयंकर किस्म से थी मैं, और मैं किसी तरह मैंने हिम्मत करी कि कुछ भी हो जाए लेकिन मुझे तो ये एग्ज़ाम देना ही देना है। तो मैं ऑटो से गई, इतनी हवा लगी ऑटो में कि मेरे हाथ दोनों, क्योंकि मेरा हीमोग्लोबिन भी कम था, मैं ऑलरेडी बहुत बीमार थी, मेरा वेट भी बहुत जा चुका था, तो मेरे दोनों हाथ सुन्न हो गए। जब मैं पेपर देने के लिए पहुँची तो आप सोचो कि 5 से 7 मिनट तक मेरे हाथ मुड़े ही नहीं, मेरी उँगलियाँ मुड़ी ही नहीं। मतलब इतना मेरा अकड़ गए मेरे हाथ पूरी तरह से, ठंड के कारण हीमोग्लोबिन, ब्लड कम, सर्कुलेशन कम होना, जो भी मेरे पास में हेल्थ इश्यूज़ थे उस समय, मैंने डॉक्टर को तो दिखाया नहीं, पर बहुत ज़्यादा हेल्थ इश्यूज़ हो गए थे मेरे साथ में। 7-8 मिनट का टाइम मेरा मेंस में चला गया एक पेपर में, और मेरे पास में कोई ऑप्शन नहीं थे कि मैं बहुत ज़्यादा ग्लव्स पहन लेती, टोपा पहन लेती, स्वेटर पहन, एक स्वेटर था मेरे पास में, सिर्फ़ वो स्वेटर को मैंने कम से कम नहीं तो 5 साल, 6 साल एक ही स्वेटर को पहना मैंने। ठंड के टाइम में निकालती थी और 5-6 साल तक मैंने उसको चलाया। वही मुझे याद है, व्हाइट कलर का ब्लैक-ब्लैक उसमें स्ट्रिप थी, वो स्वेटर मुझे आँखों में बसा हुआ है। तो क्या बताऊँ, मेरे पास शायद शब्द ही नहीं है उस भाव के लिए। तो मैं जब 7-8 मिनट मेरे खराब हो गए तो मैं बहुत दुखी हुई। फिर मैंने अपने आप को मोटिवेट किया कि भई 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन तो मेरे छूट गए, लेकिन अब जितना बन पाएगा उतना तो मैं करूँगी। मैंने मेंस का पेपर दिया, चाहे सभी पेपर दिए, और लगभग हर सुबह मेरी यही हालत हो जाती कि
सुबह के पहले पेपर में मेरे हाथ अकड़ जाते थे, 6-7 मिनट का टाइम मेरा खराब हो जाता था, हाथ को यूं यूं करती, ऐसे ऐसे करती, फिर 5-6 मिनट 7 मिनट बाद मेरे हाथ थोड़े नॉर्मल होते तो मैं लिखने की स्थिति में आती थी, पेन पकड़ पाती थी। बीच में तो मेंस के टाइम में ऐसी भी स्थिति आ गई थी कि मेरे हाथ ऐसे 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 कपते थे, मतलब पेन को पकड़ती थी और मेरी राइटिंग नहीं होती थी, पूरा हाथ ही कांपता रहता था मेरा। बहुत कोशिश करती थी, एक हाथ से एक हाथ को पकड़ती थी, फिर ऐसे करके लिखती थी, फिर धीरे धीरे करके भगवान की कृपा से अपने आप ही वो हाथ कांपना बंद हुआ 20-25 दिन में, नहीं तो मेरे हाथ भी कांपने लग गए थे, पेन नहीं पकड़ पाती थी मैं। मैंने मेंस दिया और मेंस देने के बाद मुझे कॉन्फिडेंस हो गया कि किसी न किसी पद में तो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। मेरा मेंस बहुत अच्छा गया। मेंस के बाद मुझे सिर्फ इंतजार करना था और मेंस इंतजार तो मैं कर ही रही थी। इस बीच में हर तरह की तकलीफ हुई, पहनने के लिए कपड़े नहीं। बीच में हाँ, मैं एक बात बताना भूल गई, मेरे पास 3 जोड़ी कपड़े थे। तो एक बार मेरा भाई आया तो लोहे वाला प्रेस था जिसमें कोयले भर के प्रेस करते हैं, तो बोला कि टूटू में तेरे कपड़े प्रेस कर दो, मेरा घर का नाम टूटू है। तो मैंने कहा ठीक है भाई कर दे। एक मैं पहनी थी, 2 कपड़े रखे थे जो मुझे एग्जाम के लिए चाहिए थे जाने के लिए। तो उसने मेरा एक जोड़ी ड्रेस जला दिया, गलती से जला दिया, जानबूझ के नहीं, गलती से जला दिया। और मेरे पास में सिर्फ 2 ही जोड़ी ड्रेस बचे की, एक पहनना है, एक इस पेयर में रखा हुआ है। उन्हीं 2 जोड़ी कपड़ों से मैंने पूरा एग्जाम दिया। मेरे पास तीसरा जोड़ी कपड़ा भी नहीं था, मतलब ऐसा नहीं था घर में पहनने का अलग है और बाहर पहनने का अलग, तो वही 2 ही जोड़ी कपड़े थे, चाहे मैं घर में पहन लूं या बाहर जाके पहन लूं तो मैं वही पहनती थी। खाने पीने की बहुत ही दिक्कत थी, बच्चे कभी बीमार हो जाते थे, सोशल बहुत दबाव था कि बच्चों को लेके अकेले रह रही है, छोड़ दिया है, ये है वो है। कभी धोखे धड़े से कोई रिश्तेदार मिल जाते तो ताने मारने से चूकते नहीं थे। मतलब वो 2-3 साल ऐसा था कि ना मैं किसी रिश्तेदार के घर में गई, ना किसी शादी में, ना किसी फंक्शन में, ना किसी के जीने में, ना मरने में। मैंने अपने आप को बंद कर लिया टोटली। मेरे बच्चे, मैं, मेरी पढ़ाई और मेरी माँ। मेरी माँ का बहुत इसमें हाथ है, मैं जहाँ तक बनी हूँ, कि उन्होंने मेरे बच्चों को संभालने में बहुत सहयोग किया। अगर शायद वो नहीं संभालती तो मेरा सफर और कठिन हो जाता। वैसे मैं फिजिकल, सोशली, मेंटली, फाइनेंशियली हर तरह की स्ट्रगल कर रही थी। और आप सोचो कि जिस लड़की ने 12th बस दिया हो, जो कभी कॉलेज के दरवाजे तक नहीं गई हो, प्राइवेट बीए कर रही हो, एमए कर रही हो, जिसने कभी कोई कोचिंग नहीं करी हो, कोई इसका फ्रेंड सर्कल नहीं है, कोई इसको गाइड करने वाला नहीं है, बस वो ईश्वर ही मुझे इच्छा शक्ति देते रहते थे। मैं खुद का हौसला खुद ही बढ़ाते रहती थी और पढ़ते रहती थी। सच कहूँ तो फिर भी मैं आर्थिक और सामाजिक चीजों को झेलने के लिए शायद मेंटली प्रिपेयर थी, लेकिन फिजिकल चीजें जो मेरे साथ में घट रही थी, इतना सिर दर्द होना, ब्रेन का फ्लूइड लेवल कम होना, हाथ का कांपना, वेट कम होना, इन सब चीजों को मैं समझ ही नहीं पा रही थी कि मैं क्या करूं। मैं तो लास्ट में सोच सोच लिया था कि यार मर जाऊंगी लेकिन ये एग्जाम देके ही रहूंगी। अब मुझे ऐसा लगा कि मैं लास्ट लास्ट में तो मुझे ऐसा लगने लग गया था कि मुझे शायद ब्रेन कैंसर हो गया है, कोई बड़ी बीमारी हो गई है और मुझे मरना ही पड़ेगा। थोड़ा बच्चों की चिंता होती थी, फिर भी मैंने कहा यार मरना है तो मर ही जाएंगे यार, बचना तो है ही नहीं, तो क्यों ना एग्जाम दे के ही मरूं। मरना तो है ही, अगर मान लो मुझे ब्रेन कैंसर हो गया तो मर ही जाऊंगी मैं। तो मैंने अपने हौसले को कभी भी, अपनी हिम्मत और हौसले को हारने नहीं दिया और अपनी सेल्फ मोटिवेटर बनी। मुझे कोई मोटिवेट करने नहीं आता था, कोई बताने नहीं आता था, कोई गाइड करने नहीं आता था। सिर्फ एक ईश्वर थे जिनके ऊपर मुझे कल भी विश्वास था, आज भी है और मृत्यु पर्यंत रहेगा। मैं जो जैसा सोचती थी वैसा मेरे साथ में होता जा रहा था। मैं कभी, आपको चमत्कार लगेगा, मैं कभी एक दिन रात को सोची, मेंस की किताबें मेरे पास में कम थी। मैंने कहा यार अगर मुझे कोई ऐसी किताब मिल जाए मेंस में, सब्जेक्ट में और जीएस में, जिसमें क्वेश्चन भी लिखे हो, आंसर भी लिखे हो, तो मुझे थोड़ा सा एक आंसर लिखने का एक आइडिया लग जाएगा। क्योंकि इसके पहले मैंने कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम तो दिया नहीं था ना, मुझे कोई गाइडेंस था, तो मुझे पता नहीं था कि सिविल सर्विसेज में मेंस कैसे लिखने होते हैं। अपने दिमाग से तो कर ही रही थी कि मैं कितना बेहतर बना सकती हूँ अपने आंसर को। मैंने रात को ऐसा सोचा और फिर मैंने कहा यार पता नहीं कहाँ मिलती होगी ऐसी किताब, छोड़ो जो है उसी से पढ़ते हो। मैं सो गई। फिर वही मंजीत भैया तो मेरे लिए भगवान जैसे थे। दोपहर के दिन आए, बोले कि मैं बहुत सारी किताबें लेके, झोले के भर के किताबें लेके आए थे, देख ले आपको कोई चाहिए हो इसमें तो ले लो। तो मैंने उसमें देखा तो साक्षात वही किताब थी जो मैंने रात को सोचा था कि अगर मेंस में मुझे ऐसी किताब मिल जाती जिसमें क्वेश्चन आंसर दोनों होते तो मुझे पता होता कि आंसर कैसे लिखना है। सेम वैसी किताब थी। मैंने ईश्वर को धन्यवाद दिया और ये ऐसा एक चमत्कार बताया है। ऐसे मेरे साथ बहुत सारे चमत्कार हो गए, कोई ना कोई सहयोग करता रहा, कोई कहीं से आ गया, किसी ने मदद कर दी, किसी ने मदद कर दी और मैं अपने मंजिल की ओर बढ़ते रही। ये डायलॉग मैं हमेशा बार बार अपने हर एपिसोड में कहती हूँ कि है हालांकि मूवी का, लेकिन मेरा विश्वास है इस पे पहले से कि अगर किसी चीज को शिद्दत से चाहो ना तो पूरी कायनात आपको उसको मिलाने में जुट जाती है। बस आपको धैर्य रखना है कि आपके पास में अगर कोई परेशानी आ रही है, फिजिकल, फाइनेंशियली, सोशली, तो आप डिगे नहीं। अगर आप उन परेशानियों से डिग गए, हिल गए, तो आप अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाएंगे। एक बार ठान लिया है ना तो बस ठान लिया है।
सफल होना असफल होना फिर भी मैं कहूंगी ईश्वर के हाथ में, लेकिन अपनी मेहनत में कोई कमी नहीं होनी चाहिए, अपने विश्वास में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। फिर मुझे लगता है कि हाँ, फिर मेरा मेंस हो गया तो एक और आपको किस्सा बताती हूँ, आप लोग को अच्छा लगेगा सुन के। मेरे बगल में एक रिलेटिव रहते थे, हमारे मामा जी लोग, तो उनके भी बेटे ने मेंस दिया था। वो 4 बार मेंस दे चुके थे और इंटरव्यू तक नहीं जा पाए थे। तो उनके यहाँ एक पंडित जी, वो लोग बहुत मानते थे, तो पंडित जी आए हुए थे। तो उनने बोला दादी ने कि उनकी मदर मेरी दादी लगती थी, तो उनने बोला कि वो टूटू को भी ले आओ, उसने भी मेंस दिया तो उसके हाथ दिखा देते हैं। मुझे इन बातों में कभी भी भरोसा नहीं था। मैं तो 10th 12th में भी पढ़ती थी, तो मुझे पंडित जी बोलते थे इसका तो भाग्य खराब है, इसकी तो किस्मत ही खराब है, ऐसे ही बताते रहते थे मेरी मम्मी को। मैं कभी ध्यान नहीं देती थी उनकी बातों में। हालांकि बहुत सारी घटनाएं हुई, लेकिन मैं उनसे डगी नहीं और ना अपनी किस्मत को मैंने खराब समझा, चाहे कितनी भी समस्या आई। फिर मेरी मम्मी की जिद के कारण, उनके सम्मान के लिए मैं वो पंडित जी के यहाँ चली गई। उन्होंने मेरा हाथ देखा, उनका देखा, मामा जी का, बोले तुम्हारा तो मेंस में सिलेक्शन हो रहा है, तुम इस बार ये बन रहे हो, वो बन रहे हो, पता नहीं क्या, कौए को दाना खिला देना, सरसों कर देगा, इस टाइप का बोला। मेरा हाथ जैसे देखा, बोले इस लड़की के भाग्य में तो है ही नहीं सरकारी नौकरी की रेखा, इसका तो कुछ हो ही नहीं सकता। गुस्सा तो मुझे बहुत आई, क्योंकि मैंने सच बताऊं यार, मैंने जिन परिस्थितियों में मेहनत करी, इतनी कठोर मेहनत करी ना, उस समय कोई कह देता कि तेरा नहीं हो रहा तो मुझे बुरा लगता। नहीं होता अलग अलग बात थी, मैं मेंटली उसके लिए भी प्रिपेयर थी कि मैं अगली बार फिर दूंगी। मैंने उन पंडित जी से कहा, ऐसा पंडित जी मैंने इतनी मेहनत करी है ना, कि अगर मेरे हाथों में नहीं भी लिखा होगा पहले, अब भगवान लिख चुके होंगे, तो आप तो मेरा हाथ देखो ही मत, रहने दो आप। मेरी मम्मी को थोड़ा सा बुरा लगा, उन्होंने मुझे 2 4 उपाय बताए, मैंने कोई उपाय नहीं किया उसमें से। और मेरा मेंस का रिजल्ट आया, और यकीन मानिए मेरा मेंस में सिलेक्शन हो गया, और मामा जी का सिलेक्शन नहीं हुआ। और ऐसे कितने सारे लोग थे जो डींगे मार रहे थे, जिनके पास बहुत सारी किताबें थी, जो कोचिंग जा रहे थे, जिनका मोटिवेशन लेवल बहुत हाई था, जिनके पास में गाइडेंस थी, किसी तरह की सोशल फाइनेंशियल समस्याएं नहीं थी, वो सब लोग, कुछ लोग हुए होंगे मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे जानने में जो मुझे डेंगे मार रहे थे उनका तो नहीं हुआ, और मेरा सिलेक्शन हो गया। आगे इंटरव्यू की कहानी मैं आपको अगले एपिसोड में बताऊंगी। उम्मीद है मेरी इस कहानी से आप लोग मोटिवेट हुए होंगे। थैंक यू।